लॉज ऑफ मोशन के 2024 और 2025 के जेईई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एन ऑब्जेक्ट विथ ए मास ऑफ 500 ग्राम मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस विथ ए स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू 4√x मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारा 500 ग्राम है यानी कि हाफ kg है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और इसकी स्पीड की जो कंडीशन है पोजीशन के साथ वो इस इक्वेशन के हिसाब से बताया गया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में फोर्स कितना लग रहा होगा ये हमें बताना है। तो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन बताना होगा। अब इस इक्वेशन में वेलोसिटी और पोजीशन की, ठीक है ना, आपस में रिलेशन दे रखी है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड पोजीशन क्या होता है, इट इज वेलोसिटी इनटू dv बाई dx होता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से याद है। तो यहाँ पर ये हमारा मास m और वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन क्या दे रखी है, v इज इक्वल टू 4√x एंड d बाई dx ऑफ, इसी v का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। सो दिस इज 4√x इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिएगा 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा तो 4 इंटू 4 कितना बन जाएगा हमारा 16m, ठीक है, ये √x एज इट इज। और अब हमें क्या करना है, x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन करना है x के साथ। तो पावर कितनी है हमारी 1/2, वो सामने आ जाएगी और पावर जो है वो उसको -1 कर दीजिएगा, यानी कि x की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास में -1/2, राइट। तो यहाँ पर ये 16 जो है वो 2 से 8 टाइम चला गया तो ये बन जाएगा हमारे पास में इज इक्वल टू 8m √x इंटू, यहाँ पर x की पावर -1/2 को हम लोग 1/√x लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। तो यहाँ से हमने ये √x को √x से कट कर दिया, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास में 8m और m हमारे पास में कितना बोला गया है 500 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट कर लो तो 8 इंटू 500 इंटू 10 की पावर -3 या फिर 0.5 किलोग्राम। तो यहाँ पर, ठीक है ना, फाइनली क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ये हमारा आंसर बन गया। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज 4 न्यूटन। समझ में आया ये? हो गया नोट डाउन? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बॉडी ऑफ मास 1000 किलोग्राम इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास हमारा 1000 किलोग्राम है और वो हॉरिजॉन्टली 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। इफ 200 किलोग्राम एक्स्ट्रा मास इज एडेड देन द फाइनल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड इज। अगर हम लोग इसके ऊपर में और 200 ग्राम वेट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास में ये जो कंबाइंड स्पीड बनेगी दोनों मास की वो कितनी होगी, वो हमें पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर, ठीक है ना, मास को सिंपली ऐड किया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लगाया है। और जब सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो सिस्टम का हमारा लीनियर मोमेंटम सेम रहता है, कंजर्व रहता है। यानी कि कहा जा सकता है कि सिस्टम का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है वही हमारा फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज m1 इंटू v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2। इनिशियल हमारे पास में मास कितना है 1000 किलोग्राम का और स्पीड कितनी दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड केस में बोला गया है कि अब हमने इसके ऊपर में 200 किलोग्राम और ऐड कर दिया तो फाइनल मास कितना हो गया हमारा 1200 ना, 1000 प्लस 200 यानी कि कितना हो गया हमारे पास में 1200 और लेट अस से फाइनल स्पीड इसकी v2 है।
तो यहाँ से ये देखिएगा, ये 2 0 से 2 0 काट दो, और ये 10 और ये आपका 12, ठीक है ना, 5 से जा सकता है, ये 2 टाइम्स चला गया, और सॉरी यहाँ पर ये 6 को हम लोग काट देते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास में 2 टाइम्स चला गया, और ये 10 और ये जो है आपका 12, ठीक है ना, ये कट के आपका ये 5 आ जाएगा यहाँ से, यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, V2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सो फॉर दिस वी कैन से कि V2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर बन जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विच इज 5। लिखे हुआ ये, चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। सवाल में दिया गया है कि ये बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ v initial is equals to 3 I cap plus 4 j cap meter per second enters into a constant force field of 6 Newton directed along positive z axis। एक मास है 2 किलोग्राम का और वो इस इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इसके बाद में इसके ऊपर में 6 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स लगना शुरू हो जाता है z डायरेक्शन में। इफ द बॉडी रिमेन्स इन द फील्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5/3 सेकेंड then velocity of the body when it emerges from force field is, यानी कि अगर ये फोर्स इसके ऊपर में 5/3 सेकेंड तक लगता है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो हमें पूछी जा रही है। सवाल समझ में आया? तो यहां पर देखिएगा, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फोर्स दिया हो गया है, मास हमारे पास में 2 किलोग्राम है, तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन हमारे पास में क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बोला गया है फोर्स जो है वो 6 न्यूटन का है और z डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या हो गया, 6 k कैप डिवाइडेड बाय 2 कर दिया हमने, कितना बन गया हमारे पास में, 3 k कैप हो गया। तो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, तो हम लोग इसके ऊपर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमें बतानी है इतने टाइम के बाद में, तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या होती है, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t, ठीक है ना, वेयर v इज आवर फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, कितनी है, 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लस एक्सेलरेशन कितना आया हमारे पास में, 3k कैप, तो ये 3k कैप पुट कर दिया। कितने टाइम के बाद की बात हो रही है, 5/3 सेकेंड के लिए, तो यहाँ से ये 3 से 3 हमारा चला गया, तो फाइनली क्या निकल के आ रहा है, ये हमारे पास में 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इस तरीके से समझ में आई ये बात। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विच इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हो गया ये, चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। सवाल में दिया गया है कि ये बलून एंड इट्स कंटेंट हैविंग मास m इज मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a। एक बलून है जिसका मास m है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है कुछ a एक्सेलरेशन से। द मास दैट मस्ट बी रिलीज्ड फ्रॉम द कंटेंट सो दैट द बलून स्टार्ट्स मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3a विल बी, टेक g एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस बलून से हमको कितना मास निकालना चाहिए ताकि बलून जो है अब ऊपर की तरफ जाए विथ ए नेट एक्सेलरेशन ऑफ 3a। और ये मानिएगा कि बलून से हम लोग जब उसका कुछ मास निकाल रहे हैं तो इसका ओवरऑल वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है,
समझ में आ रही है बात? यानी कि यहाँ पर बलून को कौन ऊपर लेके जा रहा है? एक बॉयंट फोर्स लेके जा रहा होगा, नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? तो देखिएगा सिचुएशन को समझते हैं हम लोग। तो इनिशियली ये हमारा बलून है, इसका मास m है, और इसके ऊपर में फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? एक हमारा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? mg के बराबर, और ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ ना कि इसके ऊपर एक और ऊपर की तरफ फोर्स है, और ये हमारा जो एयर के वजह से बॉयंट फोर्स है वो माने। और इस दौरान पर इसके ऊपर में नेट एक्सेलरेशन कितना है? a है। फिर अगली कंडीशन में क्या कहा गया है कि इस बलून से हमने जो है वो कुछ मास निकाला है, राइट, जिसकी वजह से इसके नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कम हो गया होगा। तो यहां पर इसके ऊपर जो नीचे की तरफ अब फोर्स लग रहा है, ठीक है, अब हमारे पास में जो इसका फाइनल मास है, लेट अस से हमने x मास इससे निकाला, तो फाइनल मास कितना हो गया है? m माइनस एक्स। तो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा हमारे पास में? m माइनस एक्स जी। और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है बॉयंट फोर्स, वो हमारा उतना ही है क्योंकि इसका वॉल्यूम हमारा ना के बराबर चेंज हुआ है। तो अब इसके वजह से इसके ऊपर जो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है वो कितना हो गया है? 3a हो गया है। इतना समझ में आया? तो यहां पर ये देखिएगा, अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्वेशन अप्लाई करें तो पहले वाली सिचुएशन में ये हमारी फोर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी? नेट फोर्स हमारा ऊपर की तरफ है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? F माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए के बराबर। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स लग रहा है वो कितना है? एम जी प्लस एम ए के बराबर। सेम इसी तरह से दूसरे वाले केस में हम लोग यहाँ पर फोर्स इक्वेशन लगाते हैं, तो ये फोर्स इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? F माइनस नीचे की तरफ फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स m माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू, अब का इसका मास कितना है हमारा? m माइनस एक्स इंटू 3 हो गया। हमें कुल मिला के बताना क्या है? ये x की वैल्यू बतानी है, राइट? इतना समझ में आया? तो F जो है वो हमारा mg प्लस एम है, उसको हम लोग इस इक्वेशन में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो गया? ये mg प्लस एम ए, ये g आपका अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो गया? माइनस एम जी प्लस एक्स जी हो गया, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया इसको, इज इक्वल टू यहाँ पर भी यही करिएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? 3ma माइनस 3ax हो गया। अब यहाँ पर ये प्लस एम जी और ये माइनस एम जी एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या करिएगा यहाँ पर? ये हमारे पास में माइनस 3ax जो है इसको लेफ्ट की तरफ ले लीजिएगा, ठीक है, और ये एम ए को इधर राइट की तरफ भेज दीजिएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास में? 3ax प्लस एक्स जी इज इक्वल टू 3ma माइनस एम ए कितना हो गया? 2ma हो गया। सो दिस इज 2ma। और अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेके बाकी जो टर्म है वो आपका डिवाइड में कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा? 2ma डिवाइडेड बाई 3a प्लस जी हो गया। और ये हमको हमारे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हो गया ये नोट डाउन? चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि ए वुडन ब्लॉक इनिशियली एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड इज पुश्ड बाय ए फोर्स विच इंक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम टी। हमारे पास में एक वुडन ब्लॉक है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है ग्राउंड पे, इसको एक फोर्स के द्वारा पुश किया गया है ना, और ये जो फोर्स है राइट विच इंक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम राइट, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो फोर्स है वो हमारे पास में लीनियरली टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स बेस्ट डिस्क्राइब्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ टाइम। तो यहाँ पर कौन सा हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का सही ग्राफ होगा वो हमें बताना है। तो देखिएगा हमारी कंडीशन को समझ लेते हैं कि लेट अस से कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये इस तरीके से, और यहां पर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसके ऊपर में हमने जो है एक फोर्स लगा दिया है ये इस तरीके से राइट, दिस इज आवर फोर्स एफ जिसका मास ब्लॉक का एम है। तो यहां पर हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और फोर्स क्या हो गया हमारे पास में k इंटू टी डिवाइडेड बाई मास m। सो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t, यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ठीक है ना जो कि आपका ओरिजिन से पास होगा, तो कौन सा ग्राफ दिख रहा है हमें, बी वाला हो गया, ठीक है ना। ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है लेकिन ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है राइट, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन बी को चूज कर रहे हैं। ठीक है, हुआ ये नोट डाउन? चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे। फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विथ ए स्पीड ऑफ इनिशियल 10 मीटर पर सेकेंड एंटर्स ए रफ रीजन रेंजिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0.1 मीटर टू x इज इक्वल टू 1.9 मीटर। एक ब्लॉक है जिसका मास हमारा 1 किलोग्राम का है और वो x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और वो एक रफ रीजन में एंटर कर रहा है, ठीक है ना, जिसका आपका डिस्टेंस है 0.1 से लेके 1.9 मीटर तक। द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज Fr इज इक्वल टू माइनस kx न्यूटन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है वो कितना है, माइनस kx न्यूटन, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे रिटार्डिंग फोर्स हमारा बढ़ रहा है। तो k की वैल्यू यहाँ पर 10 न्यूटन पर मीटर बोली गई है। तो पूछा जा रहा है कि जो फाइनल स्पीड होगी ब्लॉक की, ठीक है ना, एज इट क्रॉसेस थ्रू रफ रीजन इज, जैसे ही ये इस रफ रीजन को एट 1.9 मीटर पे क्रॉस करेगा तो इसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। सवाल समझ में आया ये? तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग कह सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू वेरिएबल फोर्स है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स हो गया राइट। यहाँ पर x की लोअर लिमिट और यहाँ पर x की आपकी अपर लिमिट, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। f हमारा कितना बोला गया है, माइनस के एक्स, सो दिस इज माइनस के एक्स डी एक्स। एक्स की लोअर लिमिट 0.1 से लेके 1.9 तक, सो दिस विल बी, k हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा माइनस के बाहर आ गया। x का इंटीग्रेशन x के साथ क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट हमारी 0.1 से लेके 1.9 तक। और हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब k की वैल्यू आप पुट करिएगा, यहाँ पर k कितना दिया गया हमें, 10 न्यूटन पर मीटर, तो ये हो गया हमारे पास में माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, और 2 यहाँ से ये हमारा कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। अपर लिमिट क्या पुट करेंगे x की, 1.9, ये इसका स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है 0.1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास में -5
और 1.9 का स्क्वायर दिस इज योर 3.61 माइनस 0.1 का स्क्वायर इज 0.01, ये इस तरीके से इज इक्वल टू -5, 3.61 माइनस 0.01 यानी कि ये आ गया हमारे पास में 3.6। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट, मास हमारा कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना हो गया, हाफ m फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस -5 इंटू 3.6, ये आ जाएगा हमारे पास में -18। और मास जो है बॉडी का हमें कितना दिया गया, इट इज ऑफ 1 kg। देयरफॉर हियर वी कैन से कि ये हो गया हमारे पास में v स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 आपका 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास में 36। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि v स्क्वायर इज इक्वल टू ये -10 का स्क्वायर यानी कि 100 को उधर भेजिए तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये बन गया 100 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से हम लोग फाइनल स्पीड निकाल सकते हैं दैट इज अंडर रूट ऑफ 64 जो कि क्या हो जाएगा 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी विच इज 8 मीटर पर सेकेंड। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल θ1 एंड θ2 विद द हॉरिजॉन्टल सीलिंग विद टेंशंस T1 एंड T2 साइमल्टेनियसली। एक बॉडी है जिसका मास m है और इसको 2 स्ट्रिंग के थ्रू θ1 और θ2 एंगल से मतलब आपका सीलिंग से होल्ड किया गया है। पहले वाले में स्ट्रिंग में टेंशन हमारे T1 है और दूसरे वाले में T2 है, राइट। तो यानी कि हमारी एक बार सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिएगा ये हमारी सीलिंग कंसीडर कर लो, ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये हमारा कोई मास कंसीडर कर लो। इस मास को जो है 2 रस्सियों की तरह की रस्सियों की मदद से इस तरीके से पकड़ा हुआ है ना। ये जो हमारी पहली रस्सी है वो लेटर से इसके साथ θ1 एंगल बना रही है और दूसरी वाली जो रस्सी है वो θ2 एंगल बना रही है। पहली वाली स्ट्रिंग में टेंशन हमारी ये T1 मान लीजिएगा, ये हमारी T1 हो गई, और दूसरे वाली स्ट्रिंग में टेंशन हमारी ये T2 हो गई है। सो हियर दिस इज T1 एंड दिस इज T2। इतना यहाँ तक कहा गया है। फिर बोला गया है कि T1 एंड T2 आर रिलेटेड बाई कि T1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स T2। तो T1 जो है वो T2 से √3 टाइम्स ज़्यादा है। द एंगल θ1 एंड θ2 आर, तो यहाँ पर θ1 एंगल और θ2 एंगल कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ये देखिएगा जो हमारे पास में मास है वो भी अपना नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, राइट। अगर इसका मास m है तो ये हमारा क्या हो गया mg। ओवरऑल ये जो हमारे पास में मास है वो इक्विलिब्रियम पे है, नेट फोर्स इसके ऊपर में 0 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली भी रिजॉल्व करें तो वो भी हमारे पास में नेट फोर्स 0 मिलना चाहिए। तो ये θ1 है तो ये भी हमारे पास में θ1 आ गया और ये हमारे पास में θ2 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन में बैलेंस कर लेते हैं। तो T1 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या हो गया, T1 साइन θ1,
T2 का ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या बन गया, T2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू mg के बराबर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहां पर T1 हमें कितना दिया गया है, इट इज योर √3 टाइम्स T2। इसको यहां पर सब्सटीट्यूट कर ले तो हम लोग बोलेंगे कि √3 T2 साइन थीटा 1 प्लस T2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू mg के बराबर। तो यहां से ये T2 कॉमन ले लो, तो T2 क्या आ जाएगा हमारे पास में, mg डिवाइडेड विद √3 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आ गया, राइट। तो यहां पर अब हम लोग क्या करेंगे कि ये थीटा 1 थीटा 2 की कंडीशन के हिसाब से इसको चेक कर लेंगे कि हमारा T2 क्या आ रहा है। तो पहला ऑप्शन हम लोग यहां पर चेक करते हैं कि अगर हमारा थीटा 1 30 डिग्री हो और थीटा 2 हमारा 60 डिग्री हो तो T2 कितना मिलेगा। सो वी कैन से कि फॉर थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारा T2 चेक कर लेते हैं। तो ये जो T2 आया है इसमें हमारे पास में ये थीटा 1 और थीटा 2 सब्सटीट्यूट कर दे तो ये आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई √3 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है। तो दिस इज √3 इंटू 1/2 प्लस साइन थीटा 2 यानी कि 60 डिग्री √3/2 इस तरीके से। तो यहाँ पर ये एलसीएम लेंगे या फिर इसको डबल कर दो तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास में mg बाई √3। T2 हमारा mg बाई √3 ऑप्शन ए कह रहा है क्या, नहीं है। बी में भी आपका थीटा 1 थीटा 2 वही है, T2 हमारा आ रहा है, नहीं है। ठीक है, तो हमें ऑप्शन बी को तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो क्या करेंगे ऑप्शन सी को अब चेक कर लेंगे। ऑप्शन सी में हमें क्या दिया गया है कि जब हमारा थीटा 1 60 डिग्री है और थीटा 2 30 डिग्री है तो T2 क्या होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये देखिएगा ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं हम लोग। सो वी से कि फॉर थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। T2 के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या थी, mg डिवाइडेड विद √3 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो √3 इंटू साइन 60 डिग्री इज √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री इज 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो mg ये √3 इंटू √3 3 हो गया। तो यानी कि क्या हो गया है हमारे पास में, ये 3/2 प्लस 1/2 यानी कि 4/2 विच इज 2 नीचे में। तो ये आ जाएगा हमारे पास में mg/2। क्या ये हमारा ऑप्शन सी यही कह रहा है mg/2, बिल्कुल है ना। यानी कि सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी इस तरीके से। ठीक है, लिखा इतना, ये भी लिखिएगा, ये भी लिखे हुआ। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए ट्री ब्रांच थ्रू ए चेन ऑफ मास 10 kg। हमारे पास में एक बॉडी है जिसका वेट 200 न्यूटन दिया गया है और इसको एक ट्री ब्रांच से सस्पेंड किया गया है, ठीक है ना, चेन के थ्रू, और चेन का मास हमारा 10 किलोग्राम है।
द ब्रांच पुल्स द चेन बाय ए फोर्स इक्वल टू, तो ये जो ब्रांच है ठीक है ना, वो चेन को किस फोर्स से पुल कर रही है, ठीक है, तो ये हमें बताना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी सिचुएशन ड्रॉ कर लो। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारी ब्रांच कंसिडर कर ले, ठीक है, और इसके नीचे ये चेन लगी हुई है हमारी, कुछ इस तरीके से, और ये जो चेन है वो हमारा एक मास के साथ जुड़ी हुई है, ये एक ब्लॉक कंसिडर कर लो इस तरीके से। हाँ, तो चेन का मास हमारा m है, और नीचे की तरफ ये ब्लॉक का जो वेट है वो हमें डायरेक्टली दिया गया है, कितना है 200 न्यूटन, है ना, ये हमारा 200 न्यूटन। तो यहाँ पर ठीक है ना, ये जो ब्रांच है वो चेन के ऊपर फोर्स कैसे लगा रही होगी, ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारे पास में फोर्स है। तो यानी कि अगर हम लोग ये चेन और ब्लॉक एक सिंगल सिस्टम कंसीडर करें तो इन दोनों के ऊपर में नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना, mg प्लस 200 न्यूटन, और ऊपर की तरफ ये आपका फोर्स F लग रहा है। तो वर्टिकली हमारा फोर्सेस को यहाँ पर बैलेंस करें तो हम लोग कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू 200 प्लस mg के बराबर। तो दिस इज 200 प्लस m हमारा कितना है 10 kg का, g हमारा 10 है, सो दिस इज 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300 न्यूटन के बराबर। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी विच इज 300 न्यूटन। हुआ नोट डाउन। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल कह रहा है कि क्रिकेट प्लेयर कैचेस ए बॉल ऑफ मास 120 ग्राम मूविंग विथ 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड। एक क्रिकेट बॉल प्लेयर है जो कि एक बॉल को कैच कर रहा है, बॉल का मास हमारा 120 ग्राम है और बॉल जो है उसके पास में 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। इफ द कैचिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, अगर ये बंदा हमारा 0.1 सेकेंड में कैच करता है, then the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player will be। तो ये जो बॉल है इस प्लेयर के ऊपर में कितना अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये हमसे पूछा गया है। तो फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, तो जिस रेट से बॉल का मोमेंटम चेंज होगा उसी रेट से वो फोर्स भी एक्सर्ट करेगी। सो दिस इज डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, है ना। तो चेंज, ठीक है ना, ऑब्वियसली बॉल के लिए फाइनल हमारा 0 हो गया है, राइट। तो चेंज हम लोग बोल देंगे कि इनिशियल माइनस फाइनल, ताकि हमारा आंसर नेगेटिव में नहीं आए। डेल्टा टी इज इक्वल टू बॉल का मास तो वही है, फाइनल सॉरी इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। मास कितना है बॉल का 120 ग्राम, तो केजी में कितना हो गया 120 टू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। इनिशियल स्पीड कितनी है 25, फाइनल तो आपकी वो हाथ में आके रुक गई यानी कि 0 हो गई, और कितने टाइम में ये प्रोसेस हो रहा है हमारा 0.1। देयरफॉर हियर वी कैन से ये हो जाएगा हमारे पास में 120 इंटू, राइट, ये हमारे पास में इंटू 10 की पावर माइनस 3, सॉरी ये 0.1 को आप ये बना लो, एक पावर कम कर देगा, तो 10 की पावर माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, इंटू दिस 25। तो यहाँ पर 120 इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3000। सो दिस विल बी 3000 इंटू 10 की पावर माइनस 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 30 न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 30 न्यूटन।
हुआ ये नोट डाउन? चलिएगा अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल में दिया गया है कि ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ 2 स्ट्रिंग्स मेकिंग एंगल्स एज शोन इन फिगर। हमारे पास में 1 किलोग्राम का जो मास है वो 2 रस्सियों से इस तरीके से, ठीक है ना, बैलेंस्ड है। T1 और T2 का, ठीक है ना, यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, ये हमारा टेंशन का यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो ये कितना होगा ये हमें बताना है। T1 और T2 की वैल्यू कितनी है वो हमें बताना है, और बोला गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड कंसिडर करें। समझ में ये बात? तो यहाँ पर इस सिचुएशन को देखिएगा, एक बार हम लोग रीड्रॉ करते हैं। ओवरऑल तो ये ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है ना, इस तरीके से ब्लॉक है। तो यहाँ पर इसके ऊपर में ये इस डायरेक्शन में हमारा टेंशन T2 लग रही है, और यहाँ पर ये हमारा टेंशन T1 लग रही है, ये इस तरीके से। और नीचे की तरफ इसके ऊपर में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये mg के बराबर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बना लेते हैं, और ये हमारी वर्टिकल डायरेक्शन होगी। हॉरिजॉन्टल में यहाँ पर T1 जो है ये हमारा 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और T2 जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो फोर्सेस है इन टेंशन के अलोंग ही रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन। समझ में आई बात? तो देखिएगा अगर ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये 30 डिग्री है हमारे पास में, राइट। तो यहाँ पर ये आपका रिमेनिंग आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 60 डिग्री। ये क्यों? क्योंकि देखिएगा ये पूरा हमारे पास में 180 डिग्री है ना, तो ये 30 और ये 60 90 हो गया, तो ये कितना बचा हमारे पास में 90, राइट। तो ये भी हमारा 90 होगा, राइट। ये 90 है तो रिमेनिंग ये कितना हो गया, ये भी 91। समझ में आ रही है बात? तो ये 90 हो गया, तो यहाँ पर ये 30 है तो ये कितना हो गया हमारे पास में 60। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये 60 है तो ये कितना हो गया हमारे पास में 30 डिग्री। आ रही बात समझ में? तो ये नहीं कि ये एंगल हमारे पास में यहाँ पर कितना हो गया 30 डिग्री। अब इस mg को क्या करिएगा आप, इसको 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व करिएगा, एक तो ये इधर की तरफ और दूसरा ये इधर की तरफ। तो अगर हम लोग ये T1 की डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट हमारा mg cos 30 डिग्री, है ना, ये इस तरीके से। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में mg sin थीटा दैट इज 30 डिग्री, इस तरीके से। तो हमें ये पता है कि T1 के अलोंग पे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे, तो इस डायरेक्शन के अलोंग भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। तो यानी कि क्या कह सकते हैं हम लोग, T1 इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री, T1 इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री हो गया। और m यहाँ पर कितना है हमारा 1 किलोग्राम, g हमारा 10 है, और 30 डिग्री हमारा cos 30 डिग्री इज √3/2, यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास में 5√3 न्यूटन, इस तरीके से। सेम यहाँ पर T2 के लिए, ठीक है ना, T2 के अलोंग आपका फोर्सेस को बैलेंस करो, तो T2 जो है वो mg sin 30 डिग्री को बैलेंस किए हुए, यानी कि कहा जा सकता है कि T2 इज इक्वल टू mg sin 30 डिग्री, राइट। तो मास हमारे पास में कितना है 1 है, g की वैल्यू हमारी 10 है, और sin 30 डिग्री हमारा 1/2 है, यानी कि क्या बन गया ये 5 न्यूटन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 5√3,5। नोट डाउन कर लें इसे।
हुआ। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे हम लोग। सवाल में दिया गया है कि स्क्वायर लेमिना ओ ए बी सी ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज पाइवटेड एट ओ, है ना, हमारे पास में एक स्क्वायर लेमिना है, ठीक है ना, जिसको हमने ओ पॉइंट के अबाउट पाइवट किया है, हुक किया है। फोर्सेज एक्ट एट लेमिना एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर फोर्सेस किस तरीके से लग रही है वो हमें यहाँ पर फिगर में बताया गया। इफ लेमिना रिमेन्स स्टेशनरी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज, अगर ये पूरा हमारा स्टेशनरी रहता है तो यहाँ पर जो ये एफ है ये कितना लग रहा है ये हमें बताना है। स्टेशनरी रह रहा है, ठीक है ना, ओ पॉइंट के अबाउट इसको हुक किया हुआ है, यानी कि इसके ऊपर नेट टॉर्क कितना होगा हमारा 0 होगा। रुका हुआ है ना, ना तो इधर घूम रहा है ना उधर घूम रहा है, यानी कि ठीक है ना, ओ पॉइंट के अबाउट ये आपका पाइवोटेड है, यानी कि इसको हुक किया हुआ है, तो इसके ऊपर में नेट टॉर्क कितना होगा 0 होगा। तो नेट टॉर्क हमारा 0 होगा, ये हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज आवर टाउ नेट इज इक्वल टू 0। तो नेट टॉर्क हम लोग यहाँ पर ओ पॉइंट के अबाउट बता देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारा 0 है, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिएगा ओ पॉइंट के अबाउट, राइट, यहाँ पर ये वर्टिकल डायरेक्शन में ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन एक दूसरे का आपका टॉर्क कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये देखिएगा ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये ओ के अबाउट ही है, तो यानी कि इनका टॉर्क हमारा 0 है। तो कौन से दो चीज बची हमारे पास में, ठीक है ना, हमारे पास में ये एफ और ये आपका 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन जो है इसको इस तरीके से क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो यानी कि कहा जा सकता है कि इसके ऊपर नेट टॉर्क 0 है, जितना आपका एफ के वजह से टॉर्क होगा उतना ही हमारा 10 न्यूटन की वजह से टॉर्क होगा। और टॉर्क कैसे निकालेंगे, ये फोर्स इनटू इनके लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर दूरी, जो कि कितनी है हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, दोनों के लिए हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है ना। यानी कि क्या कहा जा सकता है कि 0 इज इक्वल टू ये एफ एल माइनस 10 एल हो गया, ठीक है ना, जितना हमारा पॉजिटिव टॉर्क एफ बना रहा है उतना ही नेगेटिव टॉर्क 10 बना रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए 10 न्यूटन होनी चाहिए। समझ में आई बात। तो सही आंसर क्या बन रहा है हमारे पास में, ऑप्शन ए विच इज 10 न्यूटन, राइट। हो गया नोट डाउन। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। सवाल में दिया गया है कि ये मासलेस स्प्रिंग गेट्स इलोंगेटेड बाय अमाउंट x1 अंडर ए टेंशन ऑफ 5 न्यूटन। हमारे पास में एक मासलेस स्प्रिंग है और इसके ऊपर में हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, राइट, और इसके वजह से ये x1 डिस्टेंस, इसकी लेंथ बढ़ गई है, इलोंगेट हो गई है। इट्स इलोंगेशन इज x2 अंडर द टेंशन ऑफ 7 न्यूटन। तो इसका जो 7 न्यूटन के फोर्स के इफेक्ट में एलोंगेशन कितना हो रहा है 7 न्यूटन का। देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड कि जब हमारे पास में 5x माइनस 2x2 का एलोंगेशन होगा तो यहाँ पर स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा, ठीक है ना, या फिर कितना हमारे पास में एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल समझ में आया। तो यहाँ पर सिचुएशन को देखते हैं। लेट अस से ये हमारी पहली कंडीशन है, जब हमने इस स्प्रिंग के ऊपर में लेट अस से कि ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस दौरान पर इसका एलोंगेशन कितना है x1 का है। सेकंड केस में स्प्रिंग हमारी यही है ना, अब हमने इसके ऊपर में 7 न्यूटन का फोर्स लगाया
तो इसका एलोंगेशन कितना हो गया, x2 का। फिर कहा गया है कि जब इसका एलोंगेशन इतना होगा तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया जाएगा। तो यहां पर नेट फोर्स हमारा 0 रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि 5 जो है एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही हमारा स्प्रिंग फोर्स होना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, K इंटू एक्स। तो हॉरिजॉन्टली फर्स्ट केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू kx1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो। और सेकेंड केस में, ठीक है ना, हमने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है अंदर की तरफ, कितना हो जाएगा, kx2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लो। हमें क्या करना है, 5x1 माइनस 2x2 ऑब्टेन करना है। तो क्या करिएगा, पहली वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, माइनस में दूसरी वाली इक्वेशन को आपका 2 में मल्टीप्लाई करके उनको आपस में ऐड कर दीजिएगा। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर को 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, राइट, ये 5x1 5kx1 माइनस ये क्या हो जाएगा 2kx2, राइट। ये 5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 25 माइनस 7 इंटू 2 हमारा 14 आ गया। सो हियर वी कैन से कि ये हमारा k 5x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 11 आ जाएगा। यानी कि देखिएगा इसी के सिमिलर में बन रहा है हमारा kx, ठीक है ना, x यहाँ पर कितना है 5x1 माइनस 2x2, यानी कि हमारे पास में टेंशनल स्प्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी 11 न्यूटन की। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड टेंशन, जो कि हम लोग हमारे ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हो गया नोट डाउन, ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया गया हमें कि ए 1 kg मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय ए रोप ऑफ लेंथ 4 मीटर। हमारे पास में 1 kg का मास है जिसको हमने सीलिंग से सस्पेंड किया है एक रोप से जिसकी लेंथ हमारी 4 मीटर है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied at the midpoint of the rope so that the rope makes an angle of 45 degree with respect to the vertical axis as shown in figure। तो इस रोप के ऊपर में हमने कुछ एक फोर्स लगाया है, ठीक है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर एंगल कितना बन गया हमारे पास में 45 डिग्री का वर्टिकल के साथ में। द मैग्नीट्यूड ऑफ F इज assume that the system is in equilibrium and g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिएगा इस सिचुएशन में भी यहाँ पर ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम पे, यानी कि नेट फोर्स हमारा 0 है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो टेंशन है इसके हम लोग 2 कंपोनेंट्स बना सकते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल और दूसरा हमारा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये देखिएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है, तो ये क्या बन गया हमारे पास में T1 साइन 45 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास में T1 कॉस 45 डिग्री। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें T1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू F,
ठीक है, T1 sin 45 डिग्री इज इक्वल टू एफ हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली T1 cos 45 डिग्री जो है वो इस 1 kg के वेट को बैलेंस किए हुए, यानी कि हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या कह सकते हैं कि T1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू ये 1 इंटू 10 mg। तो दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड करिएगा, T1 से T1 कट जाएगा और sin 45 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, f अपॉन में tan के बराबर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से f इज इक्वल टू tan 45 डिग्री हमारा 1 होता है, यानी कि f कितना हो गया हमारा 10 न्यूटन के बराबर, जिसको हम लोग हमारे ऑप्शन सी में देख पा रहे हैं। वही लिखे, चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। सवाल में दिया गया है कि ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट फिक्स्ड पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 एंड m2। तो यहाँ पर ये m1 और m2 दोनों मासेस को कनेक्ट करने वाली एक रस्सी है जो कि इस तरीके से पुली से पास हो रही है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज g/8 देन द रेशियो ऑफ मासेस इज। तो अगर यहाँ पर इन दोनों का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, वो हमारा g/8 है, तो हमें बताना है कि मासेस का रेशियो क्या है। तो यहाँ पर ये मान लीजिएगा कि m1 जो है वो m2 से हमारा हैवियर है, तो m1 जो है वो नीचे की तरफ जाएगा कुछ एक्सेलरेशन से और m2 जो है वो ऊपर की तरफ आएगा कुछ एक्सेलरेशन से। तो ये दोनों एक्सेलरेशन हमारा a कंसिडर कर लें। तो अगर हम लोग इन दोनों को सीधा कर दें, ठीक है ना, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कर सकते हैं हम लोग। m1 g नीचे की तरफ, इसके ऊपर m2 g इधर की तरफ। तो यानी कि अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 g माइनस m2 g इज इक्वल टू टोटल मास विच इज m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन a। इस तरीके से यहां से g कॉमन निकाल लीजिएगा, क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू, ठीक है ना, a हमारा क्या है, g/8 है। तो यहां से ये हमने g से g को कैंसिल आउट कर दिया, राइट। अब यहां पर ये 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 8m1 माइनस 8m2 इज इक्वल टू m1 प्लस ये m2 आ गया। 8m1 माइनस m1 दिस इज 7m1 माइनस 8 इधर जाके प्लस हो गया, प्लस 8m2 प्लस m2 कितना आ गया, 9m2 आ गया। हमें तो रेशियो चाहिए, सो वी कैन से कि m1 बाई m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारा 9/7 आ जाएगा, जो हम लोग ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं। तो यही इसके लिए सही आंसर हो गया।
हो गया नोट डाउन? देखिएगा अगला सवाल दिया गया है कि ए प्लेयर कॉट ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. If the catching process is completed in 0.1 second, then the magnitude of force exerted by the ball on the hand of the player is, है ना, ऐसा क्वेश्चन किया अभी हमने. तो फोर्स क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी. तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, क्योंकि फाइनल मोमेंटम तो हमारा 0 हो गया. तो मास तो चेंज हो नहीं रहा है, तो क्या हो गया? m इंटू इनिशियल स्पीड माइनस फाइनल स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. मास हमारा कितना है? 150 ग्राम. तो दिस इज 150 इंटू 10 की पावर माइनस 3. इनिशियल स्पीड 20, फाइनल हमारी 0 हो गई, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन विच इज 0.1. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 150, ये 0.1 है तो 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा. सो दिस इज 150 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू ये हमारा 20, राइट. तो ये फाइनली बन जाएगा 150 इंटू 20 यानी कि 3000 इंटू 10 की पावर माइनस 2 यानी कि आ गया हमारे पास में 30 न्यूटन, है ना. तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी विच इज 30 न्यूटन. हो गया? चलिएगा अगला सवाल देखेंगे हम लोग. सवाल दिया गया है कि ए लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 वेयर m2 इज ग्रेटर देन m1. ठीक है, हमारे पास में एक रस्सी है, दो मासेस को कनेक्ट होकर पुली के थ्रू पास हो रही है, और यहाँ पर m2 जो है वो m1 से बड़ा है, और बोला जा रहा है कि अगर हमारा सिस्टम का एक्सेलरेशन g/√2 है तो मासेस का रेशियो क्या होगा. तो हमारी सिचुएशन पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. तो ये हमारी सीलिंग कंसीडर कर लो, ये इस तरीके से, और यहाँ पर ठीक है ना एक पुली हैंग है इसके ऊपर से, ये इस तरीके से, और इससे एक रस्सी पास हो रही है, ये ऐसे होते हुए, और ये रस्सी जो है दो ब्लॉक्स को कनेक्ट कर रही है, m1 और m2 को. सो दिस टू बी आवर m1 और ये है हमारा m2. ठीक है ना, ये m1 है और यहाँ पर ये m2 है. तो इनके वजह से नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा हमारे पास में? ये m1g आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? m2g. दिस इज m1g एंड दिस विल बी m2g. अब m2 जो है यहाँ पर m1 से बड़ा है, तो क्या होगा? ये नीचे ये वाला m2 जो है वो एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगी, और m1 जो है ठीक है ना इसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ आएगी. क्यों? क्योंकि m2 जो है वो m1 से हमारा बड़ा है. तो अगर हम लोग इसको ऐसे स्ट्रेट कंसिडर कर लेंगे तो फोर्स इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी? फोर्स इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? m2g माइनस m1g इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू ए हो गया. यहां से g कॉमन ले लें तो m2 माइनस m1 इंटू जी इज इक्वल टू m1 प्लस m2, और a हमारा क्या है? g/√2 के बराबर. तो यहाँ पर ये g से g को कैंसिल आउट करें
रूट टू को इधर मल्टीप्लाई करें दोनों से तो ये बन जाएगा √2 m2 माइनस √2 m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो यहाँ से क्या करिएगा, m2 को एक तरफ ले ले, ठीक है, तो इधर ये m2 को इसको ले लेंगे तो यहाँ से फिर m2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये √2 माइनस 1 m2 इज इक्वल टू ये m1 को इधर भेजिएगा, फिर m1 कॉमन ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में √2 प्लस 1 m1। हमें यहाँ पर रेशियो चाहिए, देयरफॉर m1 अपॉन में m2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये इधर डिवाइड में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1, इस तरीके से। और इसी को हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। डन। चलिएगा अगला सवाल देखेंगे। सवाल दिया गया है कि ये बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम एक्सपीरियंसेस 2 फोर्सेस। पहला फोर्स क्या है हमारे पास में, F1 वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप, और दूसरा फोर्स है F2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है ना। एक बॉडी है 4 kg की जिसके ऊपर में ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी इज, तो इस बॉडी के ऊपर में नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है ये हमें बताना है। तो नेट फोर्स निकाल लीजिएगा, फिर नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स निकाल लेते हैं। सो वी कैन से कि नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारे पास में 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप प्लस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो यहाँ पर i कैप वाला टर्म कितना बन जाएगा हमारा 8i कैप, j कैप वाला टर्म हमारे पास में प्लस 4j कैप, और k कैप वाला टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास में प्लस 4k कैप हो गया। हमें नेट एक्सेलरेशन बताना है। सो वी कैन से कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास m। तो नेट फोर्स हमारा कितना है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई नेट मास कितना है 4 किलोग्राम। पूरे न्यूमरेटर से 4 कॉमन ले लो, ठीक है ना, या फिर 4 से कैंसिल आउट कर लो हर एक टर्म को, तो क्या आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। और यही जो है हम लोग हमारे ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्या करा रहा हूँ, तो इस साल के पेपर कब से अभी है ना 20-21 से शुरू हो जाएंगे। चलिए फिर आखिरी सवाल देखते हैं आज का। ठीक है, तो देखिएगा 18th क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया गया है कि स्पेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक स्पेरिकल बॉडी है जिसका मास 100 ग्राम है, इसको 10 मीटर की हाइट से ग्राउंड के ऊपर में फॉल कराया गया।
आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स टू ए हाइट ऑफ 5 मीटर। ग्राउंड को हिट करने के बाद में ये बॉडी जो हमारी 5 मीटर हाइट की, ठीक है ना, वापस तय करती है। तो हमारी सिचुएशन को देखिएगा, ये इस तरीके से, ये हमारा ग्राउंड कंसिडर करिएगा। ये हमारी बॉडी है, यहाँ से 10 मीटर की हाइट से ये फॉल कर रही है। तो जब ये बॉल जो है ग्राउंड को हिट करेगी, इसके पास में कुछ एक स्पीड होगी। लेट अस से कि ये जो हमारी स्पीड है इसको हम लोग v1 से बता देते हैं। तो इनिशियल हाइट ये हमारी कितनी है, 10 मीटर की। और फिर ये बॉल जो है वापस रिबाउंड होके, ठीक है ना, लेट अस से ये इसको हम लोग इधर बता देते हैं, रिबाउंड हो रही है। तो ऑब्वियसली इसके पास में कुछ एक इनिशियल स्पीड होगी। और अब ये रिबाउंड होने के बाद में सिर्फ 5 मीटर हाइट तक ही जा पाती है। ठीक है, ये सिर्फ 5 मीटर की हाइट तक ही जा पाती है। तो लेट अस से इसकी जो वापस स्पीड है v2, ठीक है ना, ये v2 कंसिडर कर लो, और हाइट कितनी है, 5 मीटर। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि द इम्पल्स ऑफ फोर्स इम्पार्टेड बाय द ग्राउंड टू द बॉडी इज गिवन बाय। ठीक है, तो यहाँ पर इस बॉडी के ऊपर में जो ग्राउंड की इम्पल्स लगा रहा है वो कितना लगाएगा वो हमें बताना है। इम्पल्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना इम्पल्स जो है ये बॉल ग्राउंड के ऊपर एक्सर्ट कर रही है। और इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो चलिए फिर इसका चेंज इन मोमेंटम देख लेते हैं। तो इम्पल्स इज गिवन बाय चेंज इन मोमेंटम। बॉल का मास तो चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम का चेंज, ठीक है, इनिशियली ज़्यादा था, फाइनल आपका कम था। तो यहाँ पर ये हो गया v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब v2 की अगर हम लोग बात करें और v1 की भी अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, ये जब बॉडी पर्टिकुलर हाइट से फॉल करती है तो फाइनल इसके पास स्पीड कितनी होती है, अंडर रूट में 2gh, है ना। और अगर ये इतनी हाइट पे वापस ही जाती है तो ऑब्वियसली इतनी स्पीड इसके पास में इनिशियली रही होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर v2 की बात करी जाए तो v2 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2gh2 हो जाएगा, जो कि हमारा 5 मीटर है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरी आपकी नेगेटिव ले लो, लेट अस से, ठीक है ना, ये वापस रिटर्न होने वाली जो डायरेक्शन है वो हमारी पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, mv2 माइनस ऑफ v1, क्या ले लेंगे, माइनस v1। तो यानी कि ये हो जाएगा m इंटू v1 प्लस v2। अब वैल्यूज पुट कर लो इनकी, m इंटू अंडर रूट में 2gh1 प्लस अंडर रूट में 2gh2, इस तरीके से। तो मास हमारा कितना है, 100 ग्राम, यानी कि 0.1 kg। तो दिस इज 0.1 इंटू 2 इंटू जी हमारा 9.8, ठीक है, 9.8 लेने के लिए कहा है। और h हमारा कितना है, ये 10 है, प्लस अंडर रूट में 2 इंटू ये 9.8 इंटू ये 5 हो गया। तो ये आ गया 0.1। 2 इंटू 9.8 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 196, प्लस ये हमारा 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 9.8 यानी कि 98 हो गया। तो ये बन जाएगा 0.1 रूट 196, ये 14 होता है, 98 100 के करीब है हमारा, तो इसको हम लोग 10 ले सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा 0.1 इंटू 24, यानी कि ये आ जाएगा 2.4 किलोग्राम्स मीटर्स पर सेकेंड। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन डी, विच इज 2.39 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसके अप्रोक्सीमेटली है ये, बिल्कुल। ठीक है।